हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चलिए कंटिन्यू कीजिए पीजीबीपी को। जब मैंने पीजीबीपी स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि पीजीबीपी को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हिस्सा होगा एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड और दूसरा होगा एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली डिसअलाउड। तो जो एक्सपेंसेस विच आर स्पेसिफिकली अलाउड वाला हिस्सा था उसके आखिरी प्रोविजन पे हम आ चुके हैं और वो है सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जनरल डिडक्शन। एक तरीके से समझिए ये एक रेजिडरी सेक्शन है। अगर वो एक्सपेंसेस अलाउड है लेकिन 30 से 36 तक वो कहीं भी अलाउ नहीं हो पाया, वो अलाउड है खर्चा 30 से 36 तक कहीं नहीं अलाउ हो पाया, तो सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में वो अलाउ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि कोई भी खर्चा जो 30 से 36 तक अलाउ नहीं हुआ 37 में अलाउ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 37(1) भी कंडीशन प्रिस्क्राइब करता है कि अगर आपका खर्चा बिजनेस से रिलेटेड था, प्रीवियस ईयर में इंकर हुआ था, और भी कंडीशन है कि आप इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे और 30 से 36 तक वो खर्चा अलाउ नहीं हुआ था तो यहां पे आप उसे अलाउ कर लीजिए, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के तहत अलाउ हो जाएगा। तो कुल मिला के ये एक रेजिडरी सेक्शन है, बचा हुआ सेक्शन है, ठीक है, कि अगर कहीं और तुमको डिडक्शन नहीं मिली तो आओ, जेन्युइन बिजनेस का खर्चा है ना, सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में देंगे आपको। आइए पढ़िए जनरल डिडक्शन सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। Section 37 subsection 1 is a residuary section. In order to claim deduction under this section, the following conditions should be satisfied. ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। पहला, the expenditure should not be of the nature described under section 30 to 36. अगर 30 से 36 वाला खर्चा है, मतलब 30 से 36 में जिन खर्चों का जिक्र किया गया है, अगर ये वो खर्चा है तो कह रहा है यहां पे वो अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी 30 से 36 में अलाउ हो रहा है ना आपको, ठीक है। तो वही सेक्शन देखिए आप। फिर कहता है इट शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 30 से 36 वाला खर्चा नहीं होना चाहिए, कैपिटल खर्चा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यार, कैपिटल खर्चे की डिडक्शन कहां मिलती है? उस पर तो डेप्रीशिएशन क्लेम होता है ना। तीसरी बात, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द एसएससी। कैपिटल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, राइट। पर्सनल खर्चों की डिडक्शन बिजनेस में कैसे मिल जाएगी? पर्सनल नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव बीन इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में वो इंकर होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय द एसएससी। कितना जो एक एक शब्द को संभाल संभाल के कानून बनाना पड़ता है। मतलब एक बार बोल दिया वो पर्सनल नहीं होना चाहिए तो समझ में आ रहा है भाई बिजनेस होना चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा है कि कोई टैक्स प्लानिंग ना हो जाए भाई। पर्सनल नहीं होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंकर होना चाहिए, राइट। तो आपको अलाउ कर देंगे। यानी कुल मिला के अगर जेन्युइन बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस का रेवेन्यू खर्चा है, तो आपको वो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एबंडेंट फीचर फिल्म। एबंडेंट फीचर फिल्म क्या होती है? जिसको सेंसर बोर्ड मना कर देता है, कहता है ये फिल्म रिलीज नहीं होगी। बताइए उस फिल्म को बनाने में खर्चा लगा था कि नहीं? हाँ, क्या आपको मालूम है कि नहीं कि कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेती है, ठीक है। सेंसर बोर्ड पूरे फिल्म को चेक करता है कि भाई ये फिल्म सही है कि नहीं, दिखाने योग्य है कि नहीं है। तो वो जब सर्टिफिकेट देता है कि इसको रिलीज की जा सकती है तभी रिलीज होती है, अदरवाइज रिलीज नहीं होती है। बहुत सारी फिल्म पूरी तैयार होती है, सेंसर बोर्ड अप्रूव नहीं करता है तो फिल्म रिलीज नहीं हो पाती है, ठीक है। कभी कभी सेंसर बोर्ड अप्रूवल देता है सब्जेक्ट टू सर्टेन चेंजेस, कहता है ये चेंज करके वापस से लाओ तब अप्रूवल दे देंगे। तो कि ये सीन आपको काटने पड़ेंगे या ये सीन को चेंज करना पड़ेगा, आप ऐसा कर दीजिए, देन विल गिव यू अप्रूवल। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फिल्म जो कि रिलीज हो ही नहीं पाती है, अबंडन कर दी जाती है, सेंसर बोर्ड कहता है ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी। तो उस पिक्चर में कॉस्ट तो लगी है, खर्चा तो लगा है, लेकिन उसकी रेवेन्यू तो कुछ भी नहीं आई है, तो वो खर्चे डिडक्ट नहीं हो पाते थे। क्यों नहीं हो पाते थे? क्योंकि कोई भी खर्चा बिजनेस का होना चाहिए तभी वो खर्चा अलाउ होता है। अब ध्यान दीजिए, एक पिक्चर अगर रिलीज ही नहीं हुई तो बिजनेस तो हुआ ही नहीं ना उस पिक्चर से। उस पिक्चर में जितना भी खर्चा लगा उसका बिजनेस तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई। तो वो खर्चा बिजनेस का ना हो पाने के कारण जो लॉ हमारा था उसके हिसाब से तो वो खर्चा अलाउ ही नहीं होता था। यानी एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर
10 फिल्म बनाता है, ठीक है, 10 में से 9 ही रिलीज होती है, तो 9 फिल्म की रेवेन्यू से उसको 9 ही फिल्म का खर्चा घटाने मिलता था। 10वीं फिल्म जो अबंडन हो गई, जो नहीं रिलीज हुई, उसका खर्चा भी घटाने को नहीं मिलता था, लेकिन ये गलत था। अब आप एक बात सोचिए, एक डायरेक्टर है, अब वो 2 फिल्म बनाया 100-100 करोड़ लगा के, ठीक है, एक फिल्म अबंडन हो गई, और एक फिल्म जो 100 करोड़ में बनी थी उससे आया मान लेते 180 करोड़, तो कुल मिला के उस बेचारे डायरेक्टर को ड्यूरिंग द ईयर घाटा हुआ है। समझिए, 200 करोड़ रुपए लगाया था, 180 करोड़ की रेवेन्यू हुई, 20 करोड़ का घाटा हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन हो जाती थी 180 करोड़ रुपए की रेवेन्यू माइनस 100 करोड़ रुपए उस फिल्म की बस कॉस्ट, 80 करोड़ का फायदा, उस पर टैक्स भी देना पड़ता था, तो ये तो गलत था ना। तो फिर यहाँ पे लॉ को सेक्शन 37(1) को एक्सटेंड किया गया कि अबंडेंट फीचर फिल्म जो होगी उसकी कॉस्ट को हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। Cost of production of abundant feature film, this will be a general deduction under section 37(1). Now point number 7, जब तक कानून ये नहीं आया था, पॉइंट नंबर 7 जब नहीं आया था, तो उस समय क्या हो रहा था पहले उसकी बात करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट नंबर 7 क्यों लाना पड़ा। आपने सुना है कभी अल्फा टेररिस्ट का नाम, अल्फा आतंकवादी? ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत पॉपुलर है, राइट। बहुत समय पहले की बात है, अल्फा टेररिस्ट ने पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जितने भी चाय के बागान थे, एक्चुअली जितने भी चाय के बागान है ना, वो सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही है, तो अल्फा टेररिस्ट ने जितने भी चाय के बागान वाले हैं उन सभी लोगों को धमकी दी, एक्सटॉर्शन मनी उनसे डिमांड किया कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपके चाय के बागान रातों रात जला देंगे, राइट। तो टाटा टी कंपनी के भी चाय के बागान थे वहां पे, उन्होंने अल्फा टेररिस्ट को एक्सटॉर्शन मनी, रंगदारी कहते हैं हिंदी में, रंगदारी का पैसा दिया, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए दिया, ठीक है। तो टाटा टी कंपनी ने क्या किया, अपने पीएल में इसको भी चार्ज किया था, टू एक्सटॉर्शन मनी टू अल्फा टेररिस्ट। अल्फा टेररिस्ट को हमने एक्सटॉर्शन मनी दिया है, रंगदारी का पैसा दिया है 100 करोड़ रुपए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब ये पीजीबीपी की इनकम जाती है, वो कहता है कि ये सब खर्चा अलाउ नहीं होता, ये तो इलीगल है, ठीक है, ये खर्चा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। टाटा टी कंपनी कहती है कि बताइए क्यों नहीं अलाउ करेंगे। टाटा टी कंपनी कहती है, सेक्शन 37(1) क्या कहता है, कहता है 30 से 36 का खर्चा नहीं होना चाहिए, कहता है नहीं है, इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ऐसा थोड़ी ना कि फिक्स्ड एसेट एक्विजिशन के लिए हमने कुछ किया है, रेवेन्यू खर्चा है ये। कहता है पर्सनल नहीं होना चाहिए, पर्सनल नहीं है, उसने कहा ये पर्सनल नहीं है, मेरे कोई इससे मेरा पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ है, इट शुड हैव बीन इंकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कह रहा है बिजनेस प्रीवियस ईयर में ही इंकर हुआ है, इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय द एसएससी, कहता है ये बिजनेस करने के लिए ही बहुत जरूरी था ये पेमेंट करना, अगर मैं ये 100 करोड़ रुपए नहीं देता, तो कहता है देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ टाटा टी कंपनी का चाय का बागान बचा है, बाकी सबके चाय के बागान जला दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए थे रंगदारी के, मैंने पैसा दिया क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि धंधा करने के लिए जरूरी है, देना पड़ेगा इनको। आज आप ये 100 करोड़ रुपए अलाउ नहीं कर रहे हो, पता है आपको ये जो प्रॉफिट आ रहा है इस 100 करोड़ को घटाने के बाद, इस पे हम टैक्स दे रहे हैं आपको। अगर ये रंगदारी हमने नहीं दी होती ना 100 करोड़ रुपया, तो जो टैक्स इस प्रॉफिट पे मिल रहा है वो भी ना मिला होता, क्योंकि चाय के बागान जल जाते, 1 रुपए की इनकम नहीं होती, 1 रुपया का टैक्स नहीं बना होता। अभी भी टैक्स मिल रहा है आपको, क्योंकि ये पैसा हमने दिया है, ये खर्चा अलाउ करना पड़ेगा आपको, ये बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस करने के लिए ये पैसे देने पड़ते हैं, हम धंधा कर ही नहीं पाएंगे अगर हम ये एक्सटॉर्शन मनी पे नहीं करेंगे, तो हमें गुंडे बदमाश को पैसे देने पड़ते हैं। और लॉ में कहीं भी इसको मना नहीं कर रहा था, देखिए यहां तक के पॉइंट में कहीं भी मना नहीं कर रहा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता है तो टाटा टी कंपनी कोर्ट में चली जाती है, और कोर्ट में भी यही बात कहती है ये प्योर बिजनेस का खर्चा है। जज साहब समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ मेरा ही चाय का बागान बचा था, ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अल्फा टेररिस्ट ने सारे के सारे चाय बागान को जला दिए थे, सिर्फ हमारा छोड़ा था, क्यों? क्योंकि हमने पैसे दिए थे। अब बताइए ये धंधा करने के लिए जरूरी था कि नहीं था? जज साहब कहते हैं जरूरी था, वो केस जीत जाता है टाटा टी कंपनी। अब बताइए इस केस को जीतने के बाद उसका तो अलाउ हो गया, लेकिन अब क्या होता, इसका इंपैक्ट क्या होता?
अब ये मेरा पीएल है, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा सारे खर्चे वर्चे हमने चार्ज किए, यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है कितना, मान लेते हैं 2 करोड़ रुपए। तो हम क्या करते हैं, अब यहीं पे चार्ज करते हैं, टू एक्सटॉर्शन मनी पेड टू मुन्ना बजरंगी। मैंने मुन्ना बजरंगी को 2 करोड़ रुपए दिए, प्रॉफिट हो गया नील, टैक्स नील। अब हर कोई जितना कमाता कहता है इतना हम रंगदारी का पैसा देते हैं, 1 रुपया टैक्स नहीं होता सरकार को, होता कि नहीं, सबको यही कहने लग जाते। एक बात बताइए, क्या इसका कोई सबूत चाहिए? नहीं। हम अगर हमसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा तुमने मुन्ना बजरंगी को दिया है 2 करोड़ रुपए, इसका सबूत दो, हमको सबूत देता है क्या? वो रिसिप्ट काट के देता है क्या मुन्ना बजरंगी, ये लो 2 करोड़ रुपए की? वो तो गन पॉइंट पे रखता है, कहता है 2 करोड़ रुपए कैश गिनो, ठीक है, बैंक से हमने विड्रॉ किया, दे दिया उसको, कोई सबूत थोड़ी ना है इसका, सीसीटीवी कैमरा तक ऑफ करा के लिया है पैसा, ठीक है। तो इसके कोई प्रूफ नहीं हो सकते। हर बिजनेसमैन यही करेगा कि नहीं, जितना पैसा बचेगा उतना वो चार्ज कर देगा, ठीक है। बड़े बिजनेसमैन कहेंगे कि एक्सटॉर्शन मनी पेड टू दाऊद, ठीक है, प्रॉफिट नील हो जाएगा, टैक्स नील हो जाएगा। अब गवर्नमेंट को कुछ करना था इसके लिए, तो आइए देखिए गवर्नमेंट ने अगले ही बजट में क्या किया। इट शुड नॉट हैव बीन इंकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस। लीजिए, कह रहा है कि जो आपने पेमेंट खर्चा किया है वो किसी ऑफेंस के लिए नहीं होना चाहिए। बताइए, एक्सटॉर्शन मनी देना, ब्राइब देना, ये सब ऑफेंस है कि नहीं? ये गलत है। गुंडे बदमाश को धमकी के पैसे देने लेना तो गलत है ही है, देना भी गलत है, आपको पता है ये बात। ब्राइब लेना, ब्राइब को क्या बोलते हैं हिंदी में? घूस। घूस लेना तो गलत है, ये घूस देना भी गलत है, मालूम है आपको? तो अगर नहीं मालूम था तो आज सीख लीजिए, ये सब ऑफेंस है और इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। कह रहा है आपने खर्चा किया है ऐसी चीज के लिए जो कि कानूनन प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते हो, वो आपने किया है, तो कह रहा है वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। इट शुड नॉट हैव बीन इंकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। यानी अब हम मुन्ना बजरंगी को, फलाने धमाके को एक्सटॉर्शन मनी देंगे, क्या ये हमें अलाउड हो जाएगा? नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब देखिए, हम जितने भी कानून में पेनाल्टी पे करते हैं, बहुत सारे कानून में पेनाल्टी होती है, ठीक है, कि अगर आप ये कर दोगे तो इतने रुपए की पेनाल्टी लगेगी, ये कर दोगे तो इतने रुपए की पेनाल्टी लगेगी। तो ये पेनाल्टी क्यों लगती है? पेनाल्टी लगती है बिकॉज यू आर डूइंग एन ऑफेंस। आइए, शायद आपको नहीं समझ में आता होगा पेनाल्टी, आइए आज पेनाल्टी समझाते हैं पहले आपको अच्छे से। देखिए, किसी भी कानून में आप 2 चीज पढ़ते हो, कहते हो ऐसा अगर हो गया, अगर आपने ये पेमेंट लेट कर दी, कुछ हो गया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा हो गया तो पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जब भी आप कुछ गड़बड़ करते हो किसी भी कानून में, तो 2 चीजें आप हमेशा सुनते हो, हर कानून में सुनते हो, ब्याज देना पड़ जाता है या पेनाल्टी देनी पड़ जाती है। अब ये क्या होती है पेनाल्टी? पेनाल्टी किसी भी चीज के लिए प्रिस्क्राइब्ड है तो क्या आपको देनी पड़ेगी? आंसर इज नो। पेनाल्टी अगर किसी भी चीज के लिए प्रिस्क्राइब्ड है तो अगर आपने वो काम किया है और आप गिल्टी फाउंड हुए हो उस काम को करने के लिए, ठीक है, गलत इरादे से वो काम किए हो, तभी आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। आप नहीं समझोगे, कोई बात नहीं। आप ट्रेन से सफर किए हो कभी? ट्रेन से आपने ट्रेवल किया हो तो आप देखोगे ट्रेन में चेन होती है, ठीक है, जिसे आप पुल करेंगे, राइट, तो ट्रेन रुक जाएगी। देखा है कि नहीं? देखा है आपने? और उसके नीचे लिखा रहता है चेन खींचने पे 2000 का जुर्माना और 6 महीने की जेल। अरे, चेन खींचने पे 2000 का जुर्माना लगेगा, 6 महीने की जेल हो जाएगी, तो चेन लगाए क्यों हो भाई ट्रेन में? फिर कौन खींचेगा अगर तुम ये सब करोगे? तो आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। मैंने चेन खींच दी, ठीक है, तो इमीडिएट जो भी रेलवेज के पर्सन है वो मेरे पास पहुंच गए तुरंत वहां पे ट्रेन में, और ट्रेन रुक गई थी। मुझसे पूछा गया कि चेन आपने क्यों खींची? मैंने कहा मेरा 2 साल का बच्चा गलती से ट्रेन से उतर गया था, अभी स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी तो वो धीरे से उतर गया था, हमें पता ही नहीं चला, हमें लगा यहीं खेल रहा है। इस बोगी में लगभग हमारे बड़े सारे रिलेटिव है, तो हमें लगा इधर उधर जा रहा होगा, लेकिन पता चला कि अरे बच्चा उतर गया था, तो इसलिए हमने चेन खींच दी ताकि उस बच्चे को
हम वापस ले आए, ठीक है, क्या मेरे ऊपर 2000 का जुर्माना और हमको जेल होगी? नहीं, ये छोटा सा बच्चा उतर गया था, इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत इरादे से ऐसा नहीं किया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने चेन खींच दिया और रेलवे अथॉरिटीज आते हैं, हमसे पूछते हैं चेन क्यों खींचा। मैंने कहा कि एक्चुअली मेरी बीबी उतर के गई है, उसकी कुछ सहेलियां यहाँ पे रहती हैं, तो सोची कि मैं मिल के चली आती हूँ, और उनसे कही थी कि अगर मुझे देर होगी ना तो चेन खींच देना, थोड़ी देर खड़ी रहेगी ट्रेन, ठीक है, फिर मैं आऊँगी तब बैठ जाऊँगी। अब बताइए क्या होगा? जुर्माना भी लगेगा, जेल भी होगी, क्योंकि ये मैंने गलत इरादे से किया, ये गलत किया है मैंने। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नहीं समझ पा रहे हो तो फिर से समझाता हूं। यानी पेनाल्टी जहां भी लिखी होती है ना, हर समय लगती है ऐसा जरूरी नहीं है। जब रेड सिग्नल ट्रैफिक चौराहे पे रेड सिग्नल हुआ तो आपको गाड़ी अपनी रोक देनी है, ठीक है, लेकिन रेड सिग्नल होने पे भी हम रोके नहीं और हम बढ़ा के गाड़ी चले गए तो मेरा चालान कटेगा, राइट? चालान जो कटता है, क्या आपको मालूम है चालान का मतलब क्या होता है? जो आपकी गाड़ियों का चालान कटता है उसका मतलब होता है कंपोजिशन अमाउंट। उसमें क्या लिखा होता है, कभी आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आज जरूर पढ़ना। आज कैसे पढ़ोगे? आपका चालान कटना जरूरी है तो पहले कटवाओ, ठीक है, आज चालान कटवाओ ताकि तुमको सीखने को कुछ मिले, ठीक है। उस चालान में लिखा क्या होता है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि आई एडमिट दिस फॉल्ट ऑफ माइंड एंड आई वॉन्ट टू सेटल दिस बाई पेइंग अ सम ऑफ रुपीज, इतना। मतलब उसमें होता है कि आप गलती अपनी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि पेनाल्टी बिना गलती स्वीकारे आपसे ली ही नहीं जा सकती है। आपने चालान पढ़ा नहीं होगा, उसमें लिखा रहता है, जो आपसे चालान पे साइन कराते हैं ना, आप एडमिट कर लेते हो। और जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना तो भी आप टिक विक लगा के सबमिट करते हो, वो उसमें आप ये एडमिट कर लेते हो कि यू हैव डन अ मिस्टेक। अगर आप चाहें तो आप मत पे कीजिए ना, आप कोर्ट में चले जाइए, आप बता दीजिए कि आपने गलती नहीं की है, ये गलत इरादा नहीं था, ठीक है। रेड सिग्नल तो हमने क्रॉस किया, लेकिन पता है क्यों किया? हम बताएंगे अब जज साहब को, हम बताएंगे उनको, हमने इसलिए किया क्योंकि मेरा दोस्त अस्पताल में था और वहां से फोन आया था कि 5 मिनट के अंदर अगर खून नहीं मिला तो वो मर जाएगा। इसलिए मैं दौड़ के एकदम तेजी से जा रहा था, गाड़ी तेज चला भी रहा था, रेड सिग्नल भी मैंने नहीं देखा, मैंने ब्रेक किया है रेड सिग्नल ताकि अपने दोस्त को खून दे सकूं। चालान का अमाउंट पे करना है? नहीं करना है, क्योंकि आपका इरादा गलत नहीं था। यानी आप ये बात समझ लीजिए, पेनाल्टी जिस भी चीज के लिए लिखी होती है ना, आपको देनी तभी होती है जब आपका इरादा गलत है। आप जिस इरादे से जिस चीज को करते हो, ठीक है, इंटेंशन आपका मेलाफाइड था कि नहीं था, ये देखा जाएगा। इंटेंशन मेरा गलत नहीं था, मुझे सिग्नल तोड़ने का मन नहीं था, वो किसी और वजह से टूटी थी। अगर सिग्नल तोड़ने की वजह से मैंने सिग्नल तोड़ा होता कि भाई हमको तो तोड़ना था, हमको जल्दी दौड़ के भागना था बिना मतलब के, तो मुझे पे करना पड़ेगा। आपने कभी देखा है, ये पिक्चरों में बहुत देखा होगा, मर्डर कैसे कराते हैं सब? ट्रक वाले को पैसा देते हैं, कहते हैं ट्रक चढ़ा दो। ये बहुत आसान तरीका है मर्डर का, पता है क्यों? शायद आपको इसके पीछे का कानून नहीं पता, मैं बताता हूं आपको। एक ट्रक वाला किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा देता है, वो मर जाता है, ठीक है, तो ट्रक वाले से पूछा जाता है कि आपने उसका मर्डर किया क्या? मर्डर का, अगर वो मर्डर किया होता तो शायद उसको लाइफ टाइम जेल में रहना होता या उसको फांसी होती, ठीक है, जनरली ये लाइफ टाइम जेल ही होती है। लेकिन वो बोलता है मैंने मर्डर नहीं किया जज साहब, ठीक है, मर्डर का मेरा कोई इरादा ही नहीं था, मैं तो दारू पी रखा था और इसलिए ट्रक चढ़ा दिया उसके ऊपर। तो दारू पी के ड्राइव करने की जो सजा होती है कि 6 महीने की जेल होगी या 2 साल की जेल होगी, बस उतनी होती है उसको, क्योंकि उसका इरादा नहीं था ट्रक चढ़ाने का, मर्डर करने का इरादा नहीं था। तो जब तक ये नहीं प्रूव हो जाए कि उसने मर्डर के इरादे से मर्डर किया है ना, मर्डर की पेनाल्टी नहीं लग सकती उसके ऊपर। उसके ऊपर पेनाल्टी जो लगेगी वो कौन सी लगेगी? भाई उसने जो किया है, हुआ क्या है दैट इज इमटेरियल, हो क्या गया ये नहीं मटेरियल है, किया क्या है उसने। उसने किया मर्डर नहीं है, हो गया मर्डर वो अलग बात है। उसने किया क्या है? ड्रंक ड्राइविंग की है उसने, दारू पी के गाड़ी चलाई है, तो सजा दारू पी के गाड़ी चलाने की मिलेगी। प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट को कि उसने मर्डर किया है, तब होगा ऐसा। मर्डर किया है, मर्डर के इरादे से मर्डर किया है। क्योंकि जो सजा होती है ना, पेनाल्टीज जो होती है या जो सजा होती है,
वो तब होती है जब आपका मैलाफाइड इंटेंशन होता है उस एक्ट को करने का। मुझे नहीं मालूम चोरी की क्या सजा है, मान लेते हैं चोरी की 5 साल की कैद होती है चोरी करने के लिए, मान लेते हैं, मुझे नहीं मालूम। एक 20 साल के लड़के ने एक दुकान से 4 पैकेट ब्रेड चुरा लिया, ठीक है। अब उसको 5 साल की सजा होगी क्या? उसको कोर्ट में भी घसीटा गया, ऐसा होगा नहीं, ऐसा इतना छोटा केस नहीं आएगा, लेकिन मान लेते हैं। अब वो बोलता है कि मैं 4 दिन से भूखा था इसलिए मैंने 4 पैकेट ब्रेड चुरा ली ताकि मैं आराम से खा सकूं। उसको जेल नहीं होगी, कंफर्म नहीं होगी, क्योंकि उसका इरादा गलत नहीं था। वो चोरी करने के लिए चोरी नहीं किया, वो अपनी भूख को मिटाने के लिए उसने चोरी की और वो मजबूर था भूख से, नहीं होगी उसको सजा। एक्चुअली इंटेंशन देखा जाता है। अब आप समझ गए, मैं बहुत एग्जांपल ले लिए, इतनी कहानी मैं नहीं गाऊंगा बैठ के। इंटेंशन हैज टू बी सी, ठीक है। पेनाल्टी तभी लगती है, यानी वेन एवर यू हैव डन एन एक्ट फॉर विच पेनाल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड, यू मे हैव टू पे पेनाल्टी, यू मे नॉट हैव टू पे पेनाल्टी, ठीक है। जिस भी चीज के लिए पेनाल्टी लिखी है, जरूरी नहीं है आपको पेनाल्टी देनी है। अगर आप वही चीज किए हो तो आपका देखा जाएगा इंटेंशन कैसा था, मेलाफाइड है, देनी है नहीं तो नहीं देनी है। क्लियर है सबको? यानी लेकिन पेनाल्टी होती किसके लिए? ऑफेंस के लिए होती है। और अगर आपने पेनाल्टी दी है, इसका मतलब ऑफेंस किया है, और ऑफेंस के लिए खर्चा अलाउड नहीं है, इसलिए पेनाल्टी अलाउड नहीं होती इनकम टैक्स में। बात समझ में आया? फिर से रिपीट करता हूं, पेनाल्टी अगर दी है आपने तो इसका मतलब आपने ऑफेंस किया है, क्योंकि अगर आपने ऑफेंस नहीं किया है, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, तो पेनाल्टी तो लगेगी ही नहीं ना आपके ऊपर। अगर पेनाल्टी लिखी है तो भी नहीं लगेगी, लेकिन आपने पेनाल्टी दिया है, इसका मतलब है कि इंटेंशन मेलाफाइड था, ये प्रूव हो गया है, ठीक है। और कोई भी आप ऑफेंस दी है तभी तो आपने पेनाल्टी दी है, तो इसलिए अब आपको वो खर्चा अलाउ नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेनाल्टी अगर किसी लॉ के तहत लगी है तब की बात हो रही है। पेनाल्टी किसी लॉ के तहत लगी है तब उसकी बात हो रही है। जैसे किसी कानूनन पेनाल्टी नहीं लगी है, जैसे हम दोनों ने एग्रीमेंट किया, आप मेरे कस्टमर हो, आपने हमसे बोला कि 2 महीने के अंदर ये मटेरियल आपको सप्लाई करना है। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा। आपने कहा देखो भाई, इसी बेसिस पे मैं एडवांस दे रहा हूं कि 2 महीने के अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो आपको 1 लाख की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। मैंने कहा यार दे दूंगा 2 महीने के अंदर, आओ लिख देता हूँ, 1 लाख की पेनाल्टी दे दूंगा अगर 2 महीने में नहीं दिया। मैं 2 महीने में आपको सप्लाई नहीं दे पाता हूँ, मैंने 1 लाख रुपए की आपको पेनाल्टी दी। पता कौन सा कानून तोड़ दिया मैंने? कौन सा कानून तोड़ दिया मैंने? अरे बिजनेस में तो ये सब होता रहता है। ध्यान दीजिएगा, किसी कानून को तोड़ने का अगर आपने पेनाल्टी दी है तो वो नहीं अलाउ होता। ये 1 लाख रुपया बिजनेस का खर्चा है, 37(1) में अलाउ हो जाएगा। जो आपको मैंने पेनाल्टी दी है ना, ये बिजनेस का खर्चा है भाई साहब, ठीक है। होता रहता है बिजनेस में, ये कोई कानून नहीं तोड़ दिया मैंने, जुर्म नहीं कर दिया। आपको समझना है किसी ऑफेंस के लिए पेनाल्टी दिए हो, ठीक है। और ऑफेंस क्या होता है? अगर कोई कानून तोड़ दिए तो ऑफेंस है। लेकिन पता नहीं मेरा दिल नहीं मान रहा है कि यहां पे भी मैं चुप हो जाऊं। कभी भी कोई भी ऑफेंस जो कानून में लिखा हुआ है, आप अपने दिल में और दिमाग में उसे ऑफेंस मत बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफेंस की डेफिनेशन भी हर समय चेंज होती रहती है। हाँ, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज अलाउ करते जा रही है जो पहले अलाउड नहीं थे। किसी जमाने में जब राजा महाराजा होते थे तो मर्डर करने को, एक राजा दूसरे राजा को मार देता था तो उसको वीरता कहते थे, कहते क्या वीर राजा है। आज के जमाने में उसी को मर्डर कहते हैं और उसकी वो ऑफेंस माना जाता है, ठीक है। तो जो कानून कहता है, बस जो कानून के खिलाफ कुछ किए तो वो ऑफेंस है, बस ऐसे सीधे समझ लीजिए, ठीक है। अब वो आपकी नजर में ऑफेंस है कि नहीं है उससे नहीं मतलब है, बस ध्यान से समझिएगा। अगर कानून के साथ खिलवाड़ किए, आपको पेनाल्टी देनी पड़ी, तो इसका मतलब है कि आपने ऑफेंस के लिए पैसे दिए हैं, वो खर्चा अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इंटरेस्ट कोई ऑफेंस के लिए होता है नहीं, इंटरेस्ट ना एक्चुअली डिले की वजह से हो जाता है। जैसे हमको पेमेंट करनी थी पीएफ की फलानी तारीख को, हम 2 दिन बाद किए तो इंटरेस्ट देंगे, ये कोई जुर्म नहीं होता, ठीक है। हमको कोई भी पेमेंट है, हमको टैक्स की पेमेंट इस दिन करनी थी, इस दिन किए, ब्याज देना पड़ा, तो वो खर्चा आपको अलाउ हो जाता है, वो बिजनेस का खर्चा है। चलिए, अब एक कानून के तहत, एक कानून ऐसा है जिसके तहत आप कोई भी पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट ही पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस,
ठीक है, तो इनकम टैक्स कानून के तहत तो आप जो भी पेमेंट करेंगे वो डिसअलाउड है। चाहे इनकम टैक्स के तहत आप टैक्स पे कर लीजिए, इंटरेस्ट पे कर लीजिए, पेनाल्टी पे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो डिसअलाउड है। यहां पे आप ये मत कहिएगा कि सेक्शन 37(1) की बात हो रही है, वो एक अलग सेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि इनकम टैक्स इज इन पर्सनल एक्सपेंडिचर, दिस इज नॉट इन बिजनेस एक्सपेंडिचर। सो एनी पेमेंट मेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज डिसअलाउड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कुछ एग्जाम्पल के जरिए ये सब समझाने की कोशिश की। पेनाल्टीज इम्पोज फॉर इंफ्रैक्शन ऑफ लॉ। इंफ्रैक्शन का मतलब होता है तोड़ने का, लॉ कानून तोड़ने की पेनाल्टी दी हो, अलाउ होगा? नॉट अलाउड। पेनाल्टी पेड ऑन फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस। अब एक ध्यान दीजिएगा, टीडीएस से टैक्स डिडक्टेड सोर्स इनकम टैक्स के तहत है। इनकम टैक्स के तहत तो डिसअलाउड है, इसमें पेनाल्टी है क्या है क्या नहीं, दिमाग ही मत लगाओ, हम तो बस कह रहे हैं कुछ नहीं लगाना। इनकम टैक्स से रिलेटेड है, नॉट अलाउड। इनकम टैक्स क्योंकि पर्सनल खर्चा है। इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स की बात हो गई, नॉट अलाउड। ये सब के पीछे ग्राउंड ऑफेंस वगैरह वाला नहीं है, ये जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल एक्सपेंडिचर, इस रीजन से डिसअलाउ हो रहा है। एनी इंटरेस्ट ऑफ पेनाल्टी, कुछ भी इंटरेस्ट चाहे पेनाल्टी, बताइए, अंडर इनकम टैक्स, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट पेड अंडर जीएसटी लॉ, अब बाकी जितने भी कानून है, इंटरेस्ट अलाउ होगा, पेनाल्टी डिसअलाउ होगी, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड। डेमरेज पेड टू पोर्ट अथॉरिटीज इन कनेक्शन विद रिलीज ऑफ कन्फिस्केटेड गुड्स। मैंने एग्जांपल वो लिए हैं जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट इज दिस डेमरेज चार्जेस, मैं आपको बताऊं। ये हमारा देश है, यहां पे पोर्ट्स हैं। हमारे देश में लगभग 95% जो इंपोर्ट होता है वो पोर्ट के जरिए होता है। इंपोर्ट करने के दो ही रास्ते हैं मेन, एक तो है कि जहाज से माल आएगा, दूसरा है कि हवाई जहाज से माल आएगा। पानी वाले जहाज से आएगा या हवाई जहाज से आएगा। 95% पानी वाले जहाज से आता है, 5% ही हवाई जहाज से आता है, क्योंकि हवाई जहाज का किराया महंगा होता है, तो इंपोर्ट जनरली पानी वाले जहाज से होता है, ठीक है। हमारे देश में पोर्ट बहुत बिजी होते हैं, इसका आपको आइडिया नहीं है। 95% इंपोर्ट पोर्ट के जरिए होता है, पोर्ट पे ही होता है, शिप से होता है, और ये बहुत बिजी होते हैं पोर्ट। इतने बिजी होते हैं कि मैं आपको बताऊं, जैसे ये पोर्ट है ना, ठीक है, तो यहां पे शिप, पोर्ट से थोड़ी सी दूर पे शिप लगा के लोग रुके रहते हैं। जो शिप चला के आया है ना, वो रुका रहता है वहीं पे थोड़ी सी दूर पे, ठीक है। जब खाली होता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद जब खाली होता है तो उसको कहते हैं आओ लगाओ यहाँ पोर्ट पे, अब माल उतरता है। बहुत हालत खराब है, बहुत बिजी पोर्ट है। कुछ तो इतने ज़्यादा बिजी हैं, एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है कोई, उस पर तो बहुत ही ज़्यादा वेटिंग चलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जब माल उतर जाता है तो हर पोर्ट एक निर्धारित दिन देता है कि इतने दिन तक यहाँ पे माल आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको माल निकाल लेना होगा, क्योंकि पोर्ट पे जगह भी तो खाली करना है। पोर्ट का अपना गोडाउन होता है, यहाँ पे पोर्ट का अपना गोडाउन है, ठीक है। ये माल यहाँ से उतरेगा और आके गोडाउन में रखा जाएगा, ठीक है। ये सब कौन करेगा? ये पोर्ट अथॉरिटीज करती हैं, ठीक है। और फिर जब इंपोर्टर यहाँ गोडाउन से फिर माल लेके चला जाएगा, ये सब चीज का पैसा देना पड़ता है आपको, लेकिन ये सारा काम पोर्ट अथॉरिटीज करती हैं, ठीक है। कि माल आएगा, शिप से उतरेगा, उतर के गोडाउन में रखाएगा, फिर इंपोर्टर आके उस माल को ले जाता है। लेकिन हर पोर्ट डिसाइड करती है कितने दिन के अंदर माल ले जाना है। कोई पोर्ट 3 दिन कहता है, कोई 5 दिन कहता है, बस। लेकिन अगर आप उतने समय में माल नहीं ले गए तो आपसे किराया ज्यादा लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये पोर्ट कह रही है कि हम 3 दिन तक आपका माल रखेंगे, जिसके लिए भाड़ा कितना लेंगे गोडाउन का? 1 दिन का 10,000 रुपये पर डे, ठीक है। 3 दिन के बाद वो कह रहा है कि हम आपसे लेंगे डेमरेज चार्जेस, हम आपसे लेंगे डेमरेज चार्जेस, ठीक है। हम आपसे डेमरेज चार्जेस लेंगे। ये डेमरेज चार्जेस कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है, ये समझ लिए किराया बढ़ा देते हैं। कहते हैं 3 दिन तक 10,000 पर डे है, आफ्टर 3 डेज ये हो जाएगा 30,000 पर डे। हर दिन का 30,000 रुपया लगेगा। अब ये कोई पेनाल्टी है, कोई कानून तोड़ दिया है? अरे नहीं यार, ये सब तो बस सिंपल से सिस्टम है कि भाई पोर्ट को जल्दी से खाली करना है, इसलिए भाड़ा इतना ज्यादा बढ़ा के मांगने लग जाते हैं कि लोग जल्दी से आके खाली कर ले जाए अपना। भाई 2 दिन 3 दिन, एक तो 5 दिन, इतना समय तो दिया जाता है, उसमें नॉर्मल भाड़ा लेते हैं, उसके बाद भाड़ा बढ़ा के लेते हैं। पोर्ट खाली कराना है बस ये, ठीक है। तो जो कोई अगर बाद में आएगा, देर से लेके जाएगा, तो कोई कानून तोड़ दिया क्या उसने?
ऐसा कोई कानून नहीं है, भाड़ा बढ़ा के लिया जा रहा है, बस सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अ फाइन। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसको अलाउ कर दीजिएगा एज दिस इज नॉट अ फाइन। ठीक है, ये कोई पेनाल्टी वगैरह नहीं है। इंटरेस्ट पेड अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। इंटरेस्ट पे कर रहे हो पीएफ एक्ट में, दूसरे एक्ट में इंटरेस्ट अलाउड होगा हमेशा। अगर इन्हीं में हम कहते हैं कि पेनाल्टी पे कर रहे हो पीएफ एक्ट वगैरह में तो नॉट अलाउड हो जाता। पेनाल्टी पेड बाय द एसएससी कॉन्ट्रैक्टर फॉर नॉन कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था आपके साथ, 3 महीने में ये रॉ मटेरियल आपको सप्लाई कर दूंगा या कुछ भी, और वो मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया इसलिए पेनाल्टी देनी पड़ी। अरे यार, ये सब नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं, ठीक है, होता रहता है बिजनेस में, कोई कानून नहीं टूट गया इससे, अलाउड हो जाएगा, अलाउड। ठीक है, चलिए आगे आइए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर एक्सपेंस नॉट डिडक्टेबल। एक्चुअल में एक बात समझिए, ये आपका पीएल है, जितने भी हम खर्चे चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद प्रॉफिट आता है तो इसे हम कहते हैं इंकर्ड टू जनरेट प्रॉफिट। ये खर्चे आपने क्यों किए? ताकि आप कमाओ। अरे भले ना कमा पाओ, ऐसा भी होता है कि भाई हम खर्चे करते हैं बिजनेस में, हम खर्चे क्यों करते हैं? अरे कमाने के लिए ना करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें घाटा हो जाता है, हम कमा नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हमके लॉस हो गया बिजनेस में तो क्या हम ये कहेंगे कि हमने एक्सपेंस किया था टू इंकर लॉस? नो, आई इंकर्ड एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। हमको तो प्रॉफिट ही जनरेट करना था। ठीक है, इंकर्ड टू जनरेट लॉस नहीं था, पर्पस तो मेरा इंकर्ड टू जनरेट प्रॉफिट ही था। अगर मेरा यहां बाई लॉस भी आ जाए तो भी मेरा पर्पस क्या है? इन एक्सपेंसेस का, इन एक्सपेंसेस का पर्पस यही है, इंकर्ड टू जनरेट प्रॉफिट। ठीक है, तो जो खर्चे हमारे होते हैं दोज आर द एक्सपेंडिचर टू इंकर टू जनरेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बट ये प्रॉफिट जब आ जाता है तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट होता है वो डिसअलाउड होता है, ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। अलाउड वही होता है जो प्रॉफिट आने के पहले हुआ। ठीक है, एक तरीके से इनकम टैक्स भी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट। हम कमा लेते हैं 1 करोड़ रुपए तो अब हमको टैक्स देना है, नहीं कमाएंगे तो नहीं ही देना था, वो एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट है, वो एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट आया इसलिए हो रहा है। तो अगर प्रॉफिट आने के बाद कोई चीज उस पर डिपेंडेंट होती है कि प्रॉफिट आया तो ये करना है, प्रॉफिट आया तो ये करना है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट। और एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट कभी भी अलाउ नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि मैंने इनकम टैक्स के लिए आपको कई कारण दे दिए। एक तो वो पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है, ठीक है, दूसरा प्रॉफिट आया इसलिए वो कर रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल के केस में उसे पर्सनल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे मैं एक प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूं तो इनकम टैक्स जो पे कर रहा है प्रोप्राइटरशिप पे नहीं कर रहा, राज अग्रवाल पे कर रहा है, इसलिए वो पर्सनल है। अब कंपनी के केस में वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए अलाउड नहीं है। आपको कुल मिला के इतना मेहनत नहीं करनी है, दिमाग पे इतना जोर नहीं देना है, आप बस इतना याद रखिए, इनकम टैक्स इज एन डिसअलाउड। इनकम टैक्स में जो भी पेमेंट करते हो, चाहे इंटरेस्ट, पेनाल्टी, कुछ भी, व्हाटएवर, ठीक है, टैक्स सब डिसअलाउड है। अब एक दूसरी बात आप याद अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट विल ऑलवेज बी डिसअलाउड। नाउ व्हाट इज दिस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, कंपनी को ये कहा जा रहा है, अरे बड़ी बड़ी कंपनियों सुनो, तुम लोग ये जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हो वो कहां से कमाते हो? इस देश से कमाते हो। ठीक है, क्या तुम्हारी इस देश के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाओ, इतना पैसा कमाते हो, कुछ वापस उस समाज के लिए भी करो जिस समाज से पैसे निकालते हो, बनाते हो। इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे तो कानून में जो लिखा हुआ है वो तो मैं आपको बताऊंगा, मैं इसके अलावा भी आपको बताता हूं। मोदी जी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना कानून के सिर्फ बातों में कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, पता है वो ऐसे बोलते हैं, कहते हैं अडानी जी, तो बोलते हैं हाँ बोलिए मोदी जी,
तो मोदी जी बोलते हैं कि अडानी जी एक काम करो ना, ये 5 गांव बड़ा अंडर डेवलप्ड है, बेचारे यहाँ के लोग देखो क्या इनकी हालत है, ये 5 गांव ना तुम गोद ले लो। अडानी जी, गोद लेने का मतलब क्या हुआ मालूम है? अडानी साहब पूरे गांव का डेवलपमेंट करेंगे, उस गांव में सड़क बनवाएंगे, बिजली के खंभे गाड़ेंगे, अडानी साहब करेंगे ये सब, ठीक है, भारत सरकार नहीं करेगी, ठीक है। वहां पे स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सब अडानी साहब करेंगे, ताकि वो गांव भाई ग्रो कर जाए, वहां के लोगों की का जीवन थोड़ा सरल हो जाए। अब मोदी जी जब बोलते हैं अडानी जी ये 5 गांव तुम संभाल लो पूरा, तो क्या वो मना कर देते हैं? नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं, तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे ही अंबानी साहब को बोल दिया, अंबानी जी आप एक काम करो, आप ये पकड़ो, 10 गांव पकड़ो, इसको तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको गोद ले लो। गोद लेने का मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ठीक है। जैसे बच्चा गोद लेते हैं तो उसका पूरा सब कुछ अब कौन करता है? जो बच्चा गोद लिया है, वही मतलब होता है गांव गोद लेने का। लेकिन इसके अलावा कानून भी बनाया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि वो कंपनी जिसका टर्नओवर इससे ज्यादा है, प्रॉफिट इससे ज्यादा है, उस कंपनी को कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के लिए, ठीक है, सोशल काम कुछ करना पड़ेगा। आइए देखिए क्या है अंडर द कंपनीज एक्ट। अच्छा, किसको करना पड़ेगा? ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। जब हम वो खर्चा कर देंगे तो वो अलाउ है कि डिसअलाउड है, वो इनकम टैक्स बताएगा, और इनकम टैक्स बताएगा वो डिसअलाउड है। क्यों? क्योंकि जो कमाई आएगी ना, इसी में से आपको क्या करना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्सपेंस करना है, इसी में से करना है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको करना भी नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं आया तो नहीं करना है। ये बिल्कुल इनकम टैक्स जैसा हो गया कि भाई इनकम आएगी तो इनकम टैक्स देना है, नहीं तो नहीं देना है। CSR भी बिल्कुल वैसे ही, इनकम होगी तो CSR करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। किसको करना है? सर्टेन कंपनीज विच हैव नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, ठीक है, और टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, टर्नओवर हो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का, या फिर नेट प्रॉफिट हो 5 करोड़ और मोर, तीनों में से कोई भी चीज। नेटवर्थ हो 500 करोड़ से ज्यादा का, टर्नओवर हो 1000 करोड़ से ज्यादा का, या प्रॉफिट हो 5 करोड़ से ज्यादा का। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगर टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है और प्रॉफिट 2 करोड़ है तो भी उसको CSR करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 करोड़ से टर्नओवर ज्यादा है, कुछ भी ज्यादा हो जाए। नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, ड्यूरिंग एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट। अब ये सर्टेन परसेंटेज क्या है? ये कंपनीज एक्ट में लिखा है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। 2% of the average profit of last 3 years, 2% of the average profit of last 3 years, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कीजिए, उसका 2%, उतना CSR में डालना है, ठीक है। On activities relating to corporate social responsibility under the existing provision of Income Tax Act, expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of business is only allowed as deduction for computing taxable business income। कह रहा है इनकम टैक्स में तो बहुत क्लियर सी बात है ना कि यार बिजनेस का खर्चा होगा तभी अलाउ होगा। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है, बिजनेस के लिए थोड़ी ना कर रहे हो, ये इससे बिजनेस पे कोई असर आएगा नहीं। तो CSR का जो खर्चा है इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम, दिस इज नॉट डन टू जनरेट बिजनेस, this is not been done to generate profit for the company, no, this has been done out of the profit of the company. As the CSR expenditure being an application of income is not incurred for the purpose of carrying on business, such expenditure cannot be allowed under section 37, तो इसलिए वो 37(1) में अलाउ नहीं होगा। तो याद रखिएगा CSR is application of income and therefore not allowed under section 37(1). 37(1) साफ साफ कहता है बिजनेस का खर्चा होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। अब बिजनेस के खर्चे का मतलब क्या होता है? खर्चा जो हम करते हैं बिजनेस जनरेट करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बिजनेस में। CSR से क्या जनरेट कर लोगे प्रॉफिट तुम? Therefore, in order to provide certainty on this issue, it is clarified for the purpose of 37(1), any expenditure by the SSC on the activities relating to corporate social responsibility referred to in such and such section of Companies Act shall not be deemed to be incurred for the purpose of business and hence shall not be allowed as deduction। कुल मिला के एक लाइन में CSR not allowed in income tax। अभी एक बहुत पुराना सर्कुलर है, ठीक है, ये क्यों आया था मैं आपको बताता हूं। आपने देखा है जितनी भी दवाई वाली कंपनी होती है वो डॉक्टर्स को बहुत सारे गिफ्ट देती है। कभी किसी डॉक्टर की केबिन में बैठिए तो देखिए
उसके पास एक बगल में राइटिंग पैड हुआ तो उस पर कोई दवा की कंपनी का प्रचार होगा, ठीक है। पेन जो हाथ में लिखा हुआ है जिससे लिख रहा है उस पर भी किसी दवा की कंपनी का नाम होगा। पेपर पैड रखा रहता है उस पर भी दवा की कंपनी का नाम होगा, ठीक है। कैलेंडर पीछे टंगा होगा उस पर भी किसी दवा की कंपनी का नाम होगा, ठीक है। और तो और बहुत सारे डॉक्टर्स जो कोट पहने रहते हैं मैं देखता हूं उस पर भी साइड में एक दवा की कंपनी का नाम रहता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो जो घड़ी पहने हैं वो भी दवा की कंपनी ने दिया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दवा की कंपनी गिफ्ट में देती है डॉक्टर्स को, ठीक है। क्यों देती है? ताकि वो डॉक्टर उस कंपनी की दवा लिखे। एक बात बताइए, आपने तो मैंने बहुत छोटी छोटी बात की है, मैं अब एक्चुअल बात बताता हूँ कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या क्या गिफ्ट मिल जाते हैं, ठीक है। एक दवा की कंपनी एक बड़े डॉक्टर जिसके पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं उसको बोलती है कि हम आपको वो फ्लैट दे देंगे 2 करोड़ रुपए का, आप ये दवा लिखिए। डॉक्टर लिखता है, ठीक है। उस डॉक्टर को कहते हैं कि एक काम करिए, मैं आपके यहाँ ये मेरी दवा लिखिए, मैं आपके यहाँ एक एक्सरे मशीन लगा देता हूँ, फिर धड़ाधड़ एक्सरे भी करिए उससे भी कमाइए। एक्सरे मशीन कंपनी लगा देगी कह रही है। अरे दवा की कंपनी बहुत सारे गिफ्ट देती है, ठीक है। यू कैनॉट इवन इमेजिन वो कितने कितने कॉस्टली होते हैं। और ये दवा की कंपनी ये सारे खर्चों को बोलती है कि मेरा मार्केटिंग का खर्चा है, और अपने पीएल में चार्ज करते हैं, कहती है जेन्युइन बिजनेस का खर्चा है, इसी से बिजनेस आता है, ठीक है। लेकिन क्या ये गलत है कि नहीं है ये बताइए मुझे। ये गलत है ये सब गिफ्ट देना कि नहीं? हाँ गलत है, क्योंकि वो डॉक्टर क्या करता है, लालच में आ जाता है, उसी कंपनी की दवा लिखता है। अगर वो दवा कम असरदार भी होगी, ठीक है, तो भी वो पेशेंट की लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, क्योंकि वो दवा कम असरदार भी है, उससे बेटर दवा मार्केट में है तो भी वो वही दवा लिखता है। पता है उससे बेटर दवा जो थी वो 2 रुपए की एक गोली थी, और उसने लालच की वजह से कम अच्छी दवा, जो एक दवा कितने की थी पता है, 200-200 रुपए की थी, वो लिख दी पेशेंट को। ऐसे करते हैं डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स के लिए एक प्रोफेशनल कोड कंडक्ट भी है जिसमें ये सारी चीजें मना है कि डॉक्टर नहीं ले सकता है। तो अब समझिए कि इसे मेरे सोचने से ऑफेंस नहीं होता, मैंने कहा था कानून में मना होना चाहिए, तो एक कानून में मना है ऐसे एक्सपेंडिचर को करना, ठीक है। ये ऑफेंस है इस तरीके का लालच डॉक्टर को देना, इसलिए ये खर्चा अगर ये कंपनियां करेंगी तो उन्हें अलाउड नहीं होगा। तो दवा वाली कंपनी जितने भी गिफ्ट देती है ना डॉक्टर्स वगैरह को, ये सब अलाउड नहीं होता है। अब जल्दी बताइए, आप बताएंगे बच्चे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। तो फिर ये दवा वाली कंपनी अब डॉक्टर्स को गिफ्ट देती होंगी कि नहीं देती होंगी? फिर अलाउड ही नहीं है उनको, वो खर्चा चार्ज नहीं कर सकते। चलिए आंसर देता हूं आपको, बिल्कुल देती हैं। अरे खर्चा चार्ज हो चाहे ना हो, उसके बिना तो धंधा ही नहीं होगा यार। धंधा बंद करेंगे क्या? खर्चा चार्ज कराओ मत कराओ, टैक्स ही ना बढ़ेगा। अरे तुम खर्चा चार्ज नहीं करने दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा टैक्स बढ़ जाएगा, देंगे ना टैक्स। अरे धंधा करने के लिए वो जरूरी है, आज भी करेंगे। देखिए इनकम टैक्स आपको, इनकम टैक्स वो कानून नहीं है जो लीगल कानून है कि आपको ये करना है नहीं करना है, ये सब लीगैलिटी पे बात नहीं कर सकता। वो कहेगा कि हम भाई ये खर्चा हम डिसअलाउ कर देंगे, बस यही कर सकता है। इनकम टैक्स आपकी इनकम को बढ़वा के टैक्स ज्यादा ले सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? तो आज भी लोग कर तो रही है, कंपनियां करती है। इन एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंस इंकर्ड इन प्रोवाइडिंग फ्रीबीज, फ्रीबीज का मतलब गिफ्ट, ठीक है, टू मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, बाई फार्मास्यूटिकल कंपनी मतलब दवा वाली कंपनी, एंड एलाइड हेल्थ सेक्टर कंपनी। अब ये एलाइड हेल्थ सेक्टर कंपनी का क्या होती है? दवा के साथ साथ डॉक्टर और भी तो बहुत कुछ लिखते हैं। बोलते हैं अच्छा आपके कमर में दर्द है, ये पट्टा बांध लीजिए कमर में, ठीक है। आपके नी में दर्द है, ये वाला आप जो भी होता है वो पहन लीजिए, ये वाला, ठीक है। तो ये भी सब महंगा महंगा वाला लिखते हैं सब, जिससे गिफ्ट आया रहता है उसी कंपनी का लिखते हैं, राइट। कभी आपने देखा है बहुत सारी दवा जो होती है उस डॉक्टर के मेडिकल स्टोर के अलावा दूसरी कहीं जगह मिलती ही नहीं, पूरे शहर में घूम जाइए नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि भाई वो डॉक्टर वही दवा लिख रहा है जिस दवा की कंपनी ने उसको गिफ्ट दिया हुआ है, और वो इतनी अनकॉमन दवा है कि सब जगह मिलती नहीं है। अच्छा, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेम एनी डॉक्टर, ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं प्रोविजन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ,
मैं तो ऐसे किसी भी डॉक्टर को नहीं जानता जो ऐसा करते हैं, ठीक है, ये डिस्क्लेमर मेरा सुन लीजिए। और यही चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा करे भी ना, राइट। CBDT has clarified that the claim of any expenses incurred in providing freebies to medical practitioner is in violation of the provision of Indian Medical Council Professional Conduct Etiquette and Ethics। अच्छा, ये violation of law है। ये सब दवा वाली कंपनियों को, डॉक्टर को फ्रीबीज देना, गिफ्ट्स देना, ये प्रोहिबिटेड है। अब प्रोहिबिटेड है तो बहुत क्लियर है भाई कि अब ये डिसअलाउड हो जाएगा, तो ये डिसअलाउड है, इनएडमिसिबल है, ठीक है। नाउ कमिंग टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। अब एक बात बताइए, हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं अपनी कंपनी का, कैसे? पोस्टर छपवाते हैं, बैनर्स लगवाते हैं, पैम्फलेट्स बांटते हैं, क्या ये सब अलाउ होना चाहिए कि नहीं? अरे बिल्कुल होना चाहिए भैया, ये सब बिजनेस का जेन्युइन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इसमें क्या है, अलाउ होना चाहिए। लेकिन 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 देखिए क्या बोलता है यहाँ, डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल कब? In respect of expenditure incurred by necessary on advertisement in any sovereign। अगर आप एक सोवरिन में एडवर्टीजमेंट करोगे, ब्रोशर में करोगे, ट्रैक्ट में करोगे, पैम्फलेट में करोगे, और द लाइक पब्लिश्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। किसी पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में आप, सोवेनियर में आप, ट्रैक्ट में या पैम्फलेट में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर सोवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट या पैम्फलेट है, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जैसे इंडिया टुडे की मैगजीन में मैंने अपना एक एडवर्टाइजमेंट कराया, अलाउड है, अलाउड है, ठीक है। आपने अमर उजाला न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टाइजमेंट कराया, अलाउड है, अलाउड है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको छाप रही होगी, ठीक है, जो भी चीज, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी किसी चीज को छाप रही हो, उसमें आप अपना ऐड कराएंगे तो आपको अलाउड नहीं होगा। क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। सोवेनियर क्या होता है मालूम है आपको? ये पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है। कभी आपके घर में आया है, जैसे जब इलेक्शन के टाइम में घर घर सब सारी पॉलिटिकल पार्टी ना सोवेनियर बांटती हैं, जिसमें वो लिखती हैं कि अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। वो लिखते हैं कि पानी आना बंद हो जाएगा, सड़कें टूट जाएंगी हमारे आने से। तो मतलब व्हाटएवर, वो तो ऐसा नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि हमारे आने से सड़कें बनेंगी, हमारे आने से घर घर पानी आएगा, घर घर बिजली आएगी, रसोई घर का आपके सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी आप बोलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना एजेंडा बताती है कि हम जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे, उसको कहा जाता है सोवेनियर, ठीक है। अब ये सोवेनियर वो छाप देते हैं, ठीक है, ये देखिए ये छपा है सोवेनियर, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, उसके नीचे ये करेंगे। अब आप देखेंगे लास्ट में इसमें एक पतली सी पट्टी होती है, ये देखिए इतना एरिया, और इसमें लिखा रहता है सौजन्य से रिलायंस कंपनी। अब ये एक्चुअल में क्या है, रिलायंस कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया है क्या अपना, बीजेपी से या कांग्रेस से कहा कि मेरा ये एडवर्टीजमेंट छाप दो? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है ना पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ये रिलायंस कंपनी को कहती है हमको एक काम करो, 10 लाख सोवेनियर छाप के दो मेरा, हमको नहीं मतलब, तुम छाप के दो। अब ये सब करना पड़ता है, आप नहीं समझेंगे, ये सब बिजनेस में सब करना पड़ता है। अभी पॉलिटिकल पार्टी कहेगी किसी बिजनेसमैन को कि आप 10 लाख हमको सोवेनियर छाप के दो, छापना पड़ता है उसको, मजबूरी है। सब कोई पॉलिटिकल रिलेशन बना के रखना चाहता है, वो चाहता नहीं है किसी से पॉलिटिकल पार्टी से पंगा लेना, कि भाई अगर वो पार्टी जीत जाएगी तो बड़ा पंगा करेगी उसके बिजनेस में, और फिर अच्छे कनेक्ट रहेंगे तो उल्टे फायदा भी होगा, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखिए, जिन बिजनेसमैन के मोदी जी से ताल्लुकात बड़े अच्छे होंगे, क्या उनको बिजनेस में फायदा मिल जाता होगा कि नहीं? मिल जाता होगा यार, उसको तो कहीं आफत ही नहीं आती होगी धंधे में, जो भी चीज होगा उसका शॉर्ट हो जाता होगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये एक्चुअल में एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये तो रिलायंस कंपनी को जड़ दिया गया, लो 10 लाख छाप के दो हमको। इसलिए इनकम टैक्स कह रहा है ये खर्चा अलाउ नहीं करेंगे तो तुम्हारी मजबूरी थी, ये तो तुमको छापना ही था, ठीक है। अच्छा, कानून बनाने वाले ही ये कानून बना रहे हैं कि देखो तुमको रिलायंस कंपनी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। ये काम कर भी कौन रहा है? यही सब पॉलिटिकल पार्टी, यही सब तो देश चला रहे हैं, यही सब तो कानून बना रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि मेरा पैम्फलेट छापो, दूसरी तरफ कहते हैं इसका खर्चा तुमको अलाउ नहीं करेंगे, पीएल में इसका खर्चा तुमको अलाउड नहीं है।
ये एड बैक करेंगे क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी के सोवरिन में मत छपवाना, ब्रोशर में मत छपवाना। ब्रोशर क्या होता है? ये होता है बुकलेट पूरा, ठीक है, ये बुकलेट टाइप का ये मोदी जी छपवाते हैं, ठीक है। इसमें तो 20-25 पन्ने का होगा, क्योंकि मोदी जी की कम से कम उसमें से 10-15 तो फोटो होगी। मोदी जी को फोटो का बहुत शौक है, ठीक है। तो उसमें वो अपनी फ़ोटो लगा लगा के बताएंगे कि ये करेंगे, राइट, उन्होंने पास में क्या किया है वो सब दिखा के, तो बड़ी सारी बुकलेट बन जाएगी पूरी की पूरी। उसमें भी बीच में एक पन्ना एडवर्टीजमेंट आएगा उस कंपनी का जिसको दे दिया गया ये काम कि लो छापो भाई, ठीक है। सिर्फ डमी एग्जाम्पल्स है, मतलब मैं आपको ऐसा होता होगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कानून क्यों बना, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आज पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही है कि नहीं कर रही है, आई डू नॉट नो इट इवन, ठीक है, करना तो नहीं चाहिए। नाउ कमिंग टू ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट क्या होता है? ये स्मॉल पैम्फलेट इसको कह लीजिए। पैम्फलेट तो आप समझते हैं ना, ट्रैक्ट होता है स्मॉल पैम्फलेट। अरे स्मॉल पैम्फलेट तो हम बड़े मजे से समझा पाएंगे। पूरा हमारे जमाने में ऐसा होता था। स्मॉल पैम्फलेट मतलब ये कार्ड साइज का, पॉकेट साइज का होता है, पॉकेट में रख लेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर पे जब हम एग्जाम देने जाया करते थे, ठीक है, अब आजकल पता नहीं ये सब होता है कि नहीं, टेक्निक देखिए, बड़ा बढ़िया टेक्निक याद आई। जब हम एग्जाम देने जाया करते थे ना, तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारे लोग अपना पैम्फलेट बांटते थे, बड़ा बड़ा वाला, ठीक है। तो जनरली वो पैम्फलेट्स लोग फेंक देते थे, ठीक है। कुछ अकलमंद कोचिंग वालों ने, मैंने देखा क्या करते थे, वो छोटा वाला पॉकेट साइज का बनवाते थे, ठीक है, और उस पर भगवान की फोटो बना देते थे एक तरफ, और एक तरफ अपना एडवर्टीजमेंट लगा देते थे। और बच्चा भगवान की फोटो देखता था, वो भी एग्जाम का समय चल रहा है, एग्जाम सेंटर से निकला है, अभी 4 पेपर और देने, फेंक तो नहीं पाता था, कहता था भगवान जी की फोटो है, ठीक है, पीछे उनका एडवर्टीजमेंट है, और पॉकेट के साइज का है, आराम से पॉकेट में आ भी जाएगा। देखिए कितने इंटेलिजेंस लगे उसने, तो बच्चा रख लेता था। थोड़ी बच्चे वाली बात। अब हम वापस से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने वो ट्रैक्ट बनवाया है, छोटे वाले साइज का पैम्फलेट, ठीक है, यानी थोड़ा सा मोटा होता है, वो कार्डबोर्ड टाइप का कुछ होता है कि आराम से पॉकेट में रख ले आदमी। तो उसमें कहीं पॉलिटिकल पार्टी का पूरा प्रमोशन है, नीचे कहीं लिखा हुआ है सौजन्य से अडानी जी, तो अब कह रहा है वो सब अलाउड नहीं है उनको, ठीक है। पैम्फलेट यू अंडरस्टैंड, जनरली A4 या उससे थोड़े से छोटे साइज का कागज पे एक पन्ने का पूरा मैटर होता है, दैट्स कॉल्ड पैम्फलेट, ठीक है। चलिए, हो गया पॉलिटिकल पार्टी के इन सभी मटे, बस सीधे समझ लो, पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मटेरियल छपा है उसमें तुम अपना एडवर्टीजमेंट दोगे, अलाउड नहीं है, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट दिए नहीं हो, कोई कंपनी देने एडवर्टीजमेंट उसमें नहीं आती है। एक्चुअल में यही होता है कि उसी के ऊपर जड़ दिया जाता है कि लो भाई तुमको ये इतना करा के देना है, तो अपना भी थोड़ा सा प्रमोशन छाप लेता है, ठीक है, ताकि वो बिजनेस का खर्चा कहलाए, वो चार्ज कर ले। तो लॉ बना दिया गया कि नहीं तुमको चार्ज भी करने नहीं देंगे, जाओ, ठीक है। अब उसके आगे देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन नियॉन साइन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन इट। नियॉन साइन क्या होता है? नियॉन साइन होता है ग्लो साइन बोर्ड्स, ठीक है। आपने देखा है कोको कोला का, पेप्सी का, इन सब का चाय की दुकानों पे, कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पे बड़े बड़े ग्लो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें अंदर से लाइट चलती रहती है, उसी को कहता है नियॉन साइन। मतलब जो ग्लो साइन बोर्ड्स होते हैं जिस बोर्ड में अंदर लाइट्स लगी रहती हैं, जनरली मैंने तो ज्यादातर ये कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियों का देखा है, कोको कोला, पेप्सी, ये सब पान वान की दुकानों पे खूब ग्लो साइन बोर्ड्स लगे रहते हैं। तो ये जो इन्हीं को कहा जाता है नियॉन साइन बोर्ड्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। अब ये कंपनी कोको कोला कंपनी ये बोर्ड बनवाती है, तो कितना बनवाती होगी मालूम है आपको? ये सब बोर्ड बनते होंगे एक एक, मुझे लगता है 25,000 रुपये बैठ जाता होगा एक बोर्ड का, और ये लोग बनाते होंगे 1-1 लाख बोर्ड, ठीक है। मतलब 1 लाख बोर्ड मान लीजिए बनवाया कोको कोला कंपनी ने, ठीक है, कितने रुपए के रेट से? 25,000 रुपये के रेट से, तो ये कितना हो गया? 1 लाख यानी 250 करोड़ रुपए हो गया। 250 करोड़ रुपए हो गया। तो अब 250 करोड़ रुपए ये रेवेन्यू खर्चा नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड अभी कई साल चलेगा, तो ये पीएल में नहीं जाएगा ये आइटम, ये किस में जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये फिक्स्ड एसेट है, नियॉन साइन, ठीक है। अब जल्दी से बताइए इस पे डेप्रिसिएशन क्या लगता होगा? इस पे बता तो दिया, डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन इट। आप हमको बताइए इस पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, जल्दी बताइए। इस पे डेप्रिसिएशन का रेट क्या होता होगा? तो पहले तो हमको क्लास ऑफ एसेट दिखना होगा, बिल्डिंग है क्या? नहीं। दूसरा, फर्नीचर एंड फिटिंग है क्या? नहीं। तीसरा, इंटेंजिबल है क्या? नहीं। तो फिर क्या है?
ऑब्वियसली ये प्लांट एंड मशीनरी है, और प्लांट एंड मशीनरी में क्या नियॉन साइन बोर्ड आपने अलग से देखा था? नहीं देखा था। तो अगर नहीं देखा था तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जनरल प्लांट एंड मशीनरी है, एंड फॉर जनरल प्लांट एंड मशीनरी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%। तो इस पे नियॉन साइन बोर्ड पे क्या रेट लगेगा डेप्रिसिएशन का? 15% लगेगा। ठीक है, तो बस आपने एक हिस्सा पीजीबीपी का कंप्लीट कर लिया, एक्सपेंसिव विच आर स्पेसिफिकली अलाउड। आप देखना चाहेंगे अगली हेडिंग क्या है? स्पेसिफिक डिसअलाउंस। अब ये अगले हिस्से को स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। विल स्टॉप हियर।